हेलो, वेलकम टू DDIS। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो जून मंथ का जो करंट अफेयर से भूगोल विषय से जो भी करंट अफेयर है उसको हम देखेंगे। जो ज्योग्राफी है हमारा जून मंथ का, पूरे जून मंथ में जो भी करंट अफेयर था ज्योग्राफी से रिलेटेड आज हम उसको देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा कश्मीरी केसर, जिसको कश्मीरी सैफरॉन भी बोला जाता है। इसको जोग्राफिकल GI टैग मिला है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो ये कश्मीर में जो ग्रो होता है, ये एल्टीट्यूड, जो इसका रेंज है एल्टीट्यूड का 1600 से 1800 मीटर के हाइट पे होता है। राइट, GI जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो मिलता है वो कश्मीरी केसर को मिला है। राइट, तो इस ये जो ग्राउंड होता है ये 1600 मीटर से 1800 मीटर के हाइट पे होता है, एल्टीट्यूड होता है। 3 टाइप का होता है, एक लच्छा सैफोन होता है, एक मोगरा सैफोन होता है और गुच्छी सैफोन होता है। ये 3 तरह के केसर कश्मीर में पाए जाते हैं, जिसको अभी हाल ही में कश्मीरी टैग का GI टैग इसको मिला है। राइट, एक और देखते हैं हम कांगड़ा टी। कांगड़ा टी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये एक अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का ये कांगड़ा टी है जो अभी क्या करता है, ये ब्लॉक करता है कोरोना वायरस एक्टिविटी को। राइट, इसलिए न्यूज़ में था। रिसेंटली इसे रिसर्च इसमें इस तरह की चीज़ें पाया गया जो हमारे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी लाभदायक हो रहा है। ठीक है, तो ये एंटी बैक्टीरिया जो हमारे HIV ड्रग है जो हम देते हैं अभी, जो हाल ही में आपको पता है कि जो कोरोना वायरस का पेशेंट है उसमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो रिसर्च हुआ नहीं है, तो उसमें मल्टीपल ड्रग्स दे के जो देते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो कांगड़ा टी है उसका जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। ये आप कोरोना वायरस के रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जो रिवर है उसमें इरोजन हो रहा है लद्दाख हिमालय रीजन में। ठीक है, रिवर इरोजन इन लद्दाख हिमालय, ये हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय, जो है हमारा अकॉर्डिंग टू वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी जो है, ये इसके अंतर्गत ये न्यूज आया था कि जो रिवर है रिवर इरोजन इन लद्दाख हिमालय रीजन में रिवर का इरोजन हो रहा है। ठीक है, इरोजन मीन्स क्या होता है, जो वो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इरोजन हो रहा है मतलब घट रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे है, वाइट वैली ऑफ पद्मा ऊपरी जो ये पद्मा जो है उसके ऊपरी ऊपरी रेंज में जास्कर रेंज में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, जो वाइड वैली ऑफ पद्मा है, पद्मा के जो बड़ा बड़ा भाग है वैली का, उसके ऊपर में जो जास्कर रेंज है वहाँ पे ये चीज़ न्यूज में आया है। तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में जो लद्दाख में इरोजन हुआ वो किससे संबंधित है, जास्कर रेंज से संबंधित है। ठीक है, इसके लिए जो इरोजन होता है उसके लिए फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, इसका कारण क्या होता है, एक तो डेलीगेशन होता है, विही जो होता है, ठीक है, उसके वजह से होता है। विहिम नमद होता है, उसके चलते होता है। जो कुछ मानसून होता है उसके चलते भी होता है। बारिश होता है, उसका जो बारिश होता है तो उसका जो उद्गम स्थल होता है, हेड वाटर होता है, उसके वजह से भी क्या होती है, ये चीज़ें उत्पन्न होती है। ठीक है, रिवर का इरोजन होता है। उसकी हम बात करें जास्कर रिवर की हम बात करते हैं, ये इंडस के नॉर्थ में फ्लो करती है। ठीक है, जास्कर जो रिवर है ये इंडस रिवर है उसके नॉर्थ में फ्लो करती है। ठीक है, हम बात करें इसके दो ब्रांचेज है, डोडा जो पेंसिला रेंज में पड़ता है, 4400 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, 14,400 फुट की हाइट पे है। ठीक है, जहाँ पे माउंटेन पास अवेलेबल है। ठीक है, डोडा पेंसिला रेंज में है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है फॉर्मेड, वो फॉर्म करता है बरगाया और सिंगोला रेंज में है। ठीक है, ये सिंगोला रेंज में है। और सरयूग नदी जो है हमारा सराई नदी जो है वहाँ पे ये चीज़ें आया है। ठीक है, तो हमने देखा जास्कर रिवर है, इसके दो ब्रांचेज, एक डोडा है और एक दूसरा करगायाग है, और सराई नदी है, ये दो इसका क्या है, ये ब्रांच है। एक और न्यूज़ में था बोबेल बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। ये क्या चीज़ है, ये इंडिया, ठीक है, और UK का जॉइंट प्रोजेक्ट है।
ठीक है। बोविल किससे संबंधित है? इंडिया और यूके के ज्वाइंट प्रोजेक्ट से संबंधित है। ये हम बात करें तो ये काम क्या करता है, ये एग्जामिन करता है इम्पैक्ट ऑफ द ओशियन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ओशियन के ऊपर उस बे ऑफ बंगाल रीजन में, उसको उसका एग्जामिनेशन करेगा, राइट। ये जो है, और इसमें इन्वॉल्व और कौन कौन से, CSIR जो है हमारा वो भी इन्वॉल्व है, जिसका हेडक्वार्टर गोवा में है, जो 1996 में बना था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक आर वी सिंधु शर्मा, ये भी एक इसी से संबंधित है, जो मल्टी डिस्पेंसरी ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल्स का काम करता है, राइट। तो आगे हम देखते हैं गिलगिट बल्तिस्तान, जो कि काफ़ी न्यूज में है हाल ही में, ठीक है। गिलगिट बल्तिस्तान की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ में जो है इसके पाकिस्तान पड़ता है। हम बात करें तो इसके नॉर्थ में चाइना पड़ गया, नॉर्थ वेस्ट में तजाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। वेस्ट में अफगानिस्तान पड़ता है, और साउथ ईस्ट में हमारा कौन पड़ता है? कश्मीर पड़ता है, राइट। और हम अगर बात करें तो गिलगिट बल्तिस्तान ये न्यूज़ में हाल ही में था, जो नॉर्थ पाकिस्तान के नॉर्थ में पड़ता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना है। ये किसके साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, या आपको कौन सा स्टेट पड़ता कौन सा स्टेट पड़ता है या कौन सा कंट्री पड़ता है, ये भी आपको नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट कभी कभार इसको अरेंज करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला न्यूज है हमारा सरगेगिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। जो ग्लेशियर है वो फुल्डा है, ठीक है, कराकोरम रेंज में। हम बात करें कराकोरम रेंज की, तो ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ ये बॉर्डर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में है उससे वहाँ पे अवेलेबल है। ये एक्सटेंडिंग करता है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान तक ये फैला हुआ है। ये सेपरेट करता है कश्मीर को फ्रॉम चाइना एंड साउथ सेंट्रल एशिया से, ठीक है। काराकोरम रेंज के बारे में आप ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम क्लाउड विंड ऑफ साइबेरिया। जो काराकोरम रेंज है हमारा, जो पहाड़ी एरिया, ये जो एक्सट्रीम क्लाउड और विंड आएगा साइबेरिया से, वो भी एक बहुत लाभदायक होता है। आपको पता है कि अगर ये हमारा काराकोरम रेंज नहीं रहे तो ये हमारे नॉर्थ का जो एरिया, यहाँ पे ठंडी काफ़ी पड़ेगी। जो साइबेरिया से ठंडी हवा चलती है उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का संभावना यहाँ पे रहता है। तो ये काराकोरम रेंज है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है आपको क्लाउड से, विंड से, जो साइबेरिया से आती है। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है, K2 8,611 किलोमीटर का, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, महासेरब्रोम और गेसीब्रोम, ये सब सारा यहीं पे अवेलेबल है। तो ये ध्यान रखना आप, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। ये रूट बन रहा है इसके लिए धारचूला से लिपुलेख तक, ठीक है। रूट फ्रॉम धारचूला टू लिपुलेख, कैलाश मानसरोवर, जिसके चलते हाल ही में काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूट भी देखने को मिला है हमारे नेपाल से और चाइना से। तो आपको पता ही अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है हमारा, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो रूट बना है धारचूला से लिपुलेख, ठीक है। इसका हम बात करें तो इसका जो एक्सटेंशन है, ये पिथौरागढ़ जो हमारा उत्तराखंड में है, वहाँ से होकर तावा घाट और गहिताबगढ़ रोड, ये सब सारा क्या है इसके रीजन में आता है। तो एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है? पिथौरागढ़, तवार घाट और गहिताबगढ़, ठीक है। ऑर्गेनेट कहाँ होता है? गहिताबगढ़ उत्तराखंड से ये शुरू होता है और ये टर्मिनेट करता है लिपुलेख पास से। तो पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा जो धारचूला से लेकर लिपुलेख तक बना है, वहाँ के पास कौन सा पास पड़ता है? तो वो कौन सा है? लिपुलेख पास है, ठीक है। इसको गेटवे ऑफ कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक पोंगसो लेक है जो लद्दाख यहीं पे है। जो पोंगसो लेक है वो लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख और चाइना बॉर्डर पे पड़ता है, राइट। तो ये ध्यान रखना 43,050 मीटर की ऊंचाई पे है। विश्व का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। यहीं पे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है, जहाँ पे जो 160 किलोमीटर के रेंज में है। नाकुला की हम बात करें, यहाँ पे एक और पास है नाकुला, जिसकी ऊंचाई 5,000 मीटर है, जो सिक्किम में अवेलेबल है। नाकुला पास कहाँ पे अवेलेबल है? सिक्किम में। ये जितने भी पास है फ्रेंड्स, इसको आप एक बार जो हमारे इंडिया का मैप है उसके ऊपर लोकेट कर लेना, क्योंकि बहुत बार यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना आप। नाकुला पास जिसकी ऊंचाई 5,000 मीटर, ये कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। ये म्यूंगयांग और
धोलुमा के पास अवेलेबल है, जिसका सोर्स है तीस्ता रिवर, ठीक है, उसके सामने से बढ़ता है। अदर जो पास है जेल्पा पास है, ठीक है। अदर पास कहाँ पे सिक्किम में कौन सा है? सिक्किम में 2 पास है, एक नाकुला पास और दूसरा जेल्पा पास, ये ध्यान रखना, राइट। देन हम बात करते हैं साइक्लोन अम्फान। आपको पता ही है कि जो जून महीना था उसमें मई मंथ में अम्फान चक्रवात आया, जो हमारे वेस्ट बंगाल कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा नुकसान लेके आया। और ये आम बात कह सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, खास करके हम बात करते हैं ये वे ऑफ बंगाल रीजन है, उसमें प्रत्येक साल ये तूफान आ ही जाता है और कुछ ना कुछ क्षति करके जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा जो डिजास्टर होता है उसको मैनेजमेंट करने में गवर्नमेंट को और जो आम जनता है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम बात करते हैं अम्फान चक्रवात की। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन उसमें कटिबंधीय चक्रवात है। किसके किसके बीच में आता है? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होता है हमेशा। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब उत्पन्न होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगर हम बात करें जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसके बनने का क्या कारण हो सकता है? ये ज़्यादातर जो है गर्मी मौसम में बनता है। जो हमारा ITCZ जोन होता है, ITCZ जोन क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है वो होता है, ठीक है। इसके आसपास जो बनता है, ठीक है, ITCZ के आसपास बनता है, गर्म ओशियन के ऊपर बनता है। कंडीशन की हम बात करें तो लार्ज सी सरफेस चाहिए, सी सरफेस बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आपसे 1-2 बार UPSC के अंदर पूछा गया कि बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा तूफान बनने का क्या कारण है, जबकि दूसरे जगह कम बनता है। तो इसका मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये जो 5-6 पॉइंट बताए हैं आपको, इसके अनुसार से आप आइडिया लगा के लिख सकते हो। एक तो लार्ज सी सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसमें बहुत जगह खाली है, राइट। जो सी सरफेस एरिया बहुत लार्ज है, टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, राइट, जो कि 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, वो वहाँ हमेशा होता है। कोरियोलिस फोर्स का अवेलेबल होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि जब ये बनता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाती है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं लो लेवल चक्रवात भी, वहाँ पे थोड़ा बहुत चक्रवात चलते रहना चाहिए। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है, सी लेवल से ऊपर में डाइवर्जन होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन होते हैं चक्रवात का। क्या क्या चीज़ें? एक तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए वहाँ पे, लो प्रेशर एरिया भी होना चाहिए, लो लेवल चक्रवात भी होना चाहिए, ठीक है, अपर डाइवर्जेंस भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंडीशन होता है किसके लिए? हमने देखा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइल रिवर, नीला रिवर, ठीक है, सॉरी नाइल रिवर पढ़ दिया। नीला रिवर ये क्या है? आल्सो नोन एज भारत अपूजा रिवर ऑफ द भारत, ठीक है। इसको क्या दूसरा नाम क्या है? भारत अपूजा रिवर, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट रिवर इन द केरला आफ्टर द पेरियार नदी। तो ये पूछा जा सकता है कि केरला में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? पेरियार। और सेकेंड लेवल पे कौन सा है? नीला रिवर। तो ये ध्यान रखना अपना। ये निकलती है त्रिमूर्ति हिल्स, जो अनामलाई तमिलनाडु में उपस्थित है, ठीक है। कहाँ से निकलती है नाइल रिवर? कहाँ से निकलती है? त्रिमूर्ति हिल्स ऑफ अनामलाई, जो तमिलनाडु में अवेलेबल है, ठीक है। उसके हम बात करते हैं, ये एक ओनली रिवर पास अक्रॉस द लैंड मास ऑफ द वेस्टर्न घाट थ्रू पलाकार गैप। ये एक ओनली रिवर है जो पास करता है लैंड मास, जिसका कहाँ से? वेस्टर्न घाट से। किसके द्वारा? पलाकार गैप से, ठीक है। इसके सहायक नदियाँ का बात करते हैं, कांजीपुता जिसको चित्र पूजा भी कहा जाता है, कालपाती पूजा जिसको कोड़ा पूजा भी कहा जाता है, गात्री पूजा जिसको तिबू पूजा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है बट आप इसको याद रख सकते हैं। देन हम देखते हैं इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, जो है ये हमारा इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? दिबांग रिवर से, दिबांग वैली पे जो ये प्रोजेक्ट है ये बन रहा है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जो दिबांग नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जो अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर 2 डैम हो रहे हैं, डीर और टांगा। ये 2 डैम है, कंस्ट्रक्ट 2 डैम बनाया जाता है, डीर और टांगा के नाम से ये 2 डैम बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? दिबांग से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसमें क्या होगा? जो राइस होगा जनरली क्या होता है, जो हमारा इंडिया में होता है
उसमें क्या होता है कि एक तो पहले धान के लिए जो उसको फसल छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं, फिर उसको उखाड़ के फिर दूसरे खेत में लगाया जाता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो धान की फसल है उसको सीधा बोया जाएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा बोया जाएगा? जो ट्रैक्टर पावर मशीन है उसके द्वारा बोया जाएगा। इसको किसने डिजाइन किया है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, जो लकी सीड्स ड्रिल है इसके द्वारा बोया जाएगा। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। उसके बाद हम बात करते हैं डाइमर भाषण डैम की। तो ये इंडस रिवर पर बन रहा है, ठीक है। ये किसके किसके बीच है? कोहिस्तान जिला और खैबर पाखुतून खावा के बीच है, और साथ में दिम्बर जिला गिलगित बल्टिस्तान में अवेलेबल है। ये तीन चीज़ें याद रखना है। किसके बीच में बन रहा है डाइमर भाषण डैम? किसके किसके बीच में? कोहिस्तान जिला, जो कोहिस्तान है, खैबर पाखुतून खावा और दिम्बर जिला गिलगित बाल्टिस्तान में अवेलेबल है। इंडिया द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इसको बना रहा है, ठीक है। ये इंडस रिवर पे है तो इसलिए इंडिया इसका विरोध कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। डाइमर भाषण डैम किससे संबंधित है? पाकिस्तान से। देन हम बात करें अनकाम पहिल कलादी मेपादी रोड टनल। अनकाम पहिल कलादी मेपादी रोड टनल, ये ध्यान रखना फ्रेंड, नाम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये हम बात करें तो ये लैंडस्लिप प्रोन भूमि की आकांक्षा वाले जो थामरसेरी पास है उसके समांतर चलेगी, और ये लिंक करेगा कोझिकोड टू वायनाड, ठीक है। कोझिकोड टू वायनाड, ये इसको लिंक करेगा, ठीक है। अनाकापलाई जो कलादी मेपादी रोड टनल है ये किसको लिंक करेगा? कोझिकोड और वायनाड से। केरला का सबसे लंबा टनल है जो 662 मीटर का है। वो कहाँ पे अवेलेबल है? किसके किसके बीच में? थिरुसूर और पलक्का के बीच में। ये कहाँ पे अवेलेबल है? खुतीरान में अवेलेबल है। केरला का सबसे लंबा टनल खुतीरान में 962 मीटर अवेलेबल है, जो किसके बीच है? थिरुसूर और पलाक्कड़ के। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट को जो है बनाया जा रहा है। डिटेल ये आता है किसके द्वारा? कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट के द्वारा। देन हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें हेल्प किया गया है वेस्ट बंगाल एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया वेस्ट बंगाल को, जिसमें क्या करेगा? जितने भी इरिगेशन की सर्विस है उसको इम्प्रूव करेगा, जो क्लाइमेट चेंज रेसिलेंस है उसको ठीक करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। दामोदर नदी, दामोदर वैली कमांड एरिया जो है उसको रेसिलेंस करेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो हम देख लेते हैं दामोदर नदी क्या है? झारखंड और वेस्ट बंगाल से बहती है, जिसका राइज होता है पलामू हिल्स, जो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में अवेलेबल है। तो यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे अवेलेबल था? झारखंड में। इसकी सहायक नदी की बात करें हम तो बराकर, कोनाट, बोकारो, हाहारो, जुमुनिया, घाटी गुनिया, गुया, काहिदा, भेड़ा, ये सब सारे नाम है, डिफ़िकल्ट नाम है, बट एक बार इसको आप अगर देख लोगे तो एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरे हम बात करते हैं नाइल नदी पर इथोपियन डैम की। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2011 से 6.5 गीगावाट का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इन अफ्रीका में, ठीक है। नाइल नदी पर इथोपियन डैम जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे 6.45 गीगावाट का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट बनाया जा रहा है, जो अफ्रीका में सबसे बड़ा होगा, और 7th इन द वर्ल्ड, सात नंबर पे पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे होगा। तो नाइल नदी का ध्यान रखना। हम नाइल नदी के बारे में देख लेते हैं। ये बहता है साउथ से नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका की ओर, और ये बिगेंस जो होता है, जो स्टार्ट होती है रिवर दैट फ्लो इनटू द विक्टोरिया लेक, और खाली कहाँ पे होता है? मेडिटेरियन सी में। स्टार्ट होता है कहाँ से? विक्टोरिया लेक से, और खाली कहाँ होता है? जहाँ पे गिरती है वहाँ कहाँ पे गिरती है? मेडिटेरियन सी में। हम बात करते हैं कि नाइल नदी किस किस स्टेट या कंट्री से निकलता है। तो इजिप्ट है, बुरुंडी है, तंजानिया, खांडा, कोंगो, केनिया, युगांडा, सूडान, इथोपिया और साउथ सूडान से होकर बहती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप, ठीक है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, एक वाइट नाइल नदी है, एक ब्लू नाइल नदी है, और एक अटाबारा नाइल नदी है। तो ये भी ध्यान रखना, ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। उसके हम बात करते हैं हीट वेव्स की। तो हीट वेव्स पता ही आपको, जब बहुत ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर होती है, जो 42-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होती है, तो हीट वेव कहा जाता है, ठीक है।
इसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो गर्मी के समय में होता है नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है उस एरिया में, और जो सेंट्रल पार्ट है उस उधर भी आता है। जनरली ये मार्च से जून के बीच में आता है, रेयरली जुलाई में भी आ जाता है। इसका कॉज क्या आता है? डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीट क्रैम्प्स आ सकते हैं, हीट स्ट्रोक्स आ सकता है, ये सब सारी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकते हैं। उसके हम बात करते हैं मोंटार्गियो के बारे में। ये जो है हमारा कंट्री साउथ ईस्ट यूरोप के बीच अवेलेबल है ऑन द कोस्ट ऑफ बलाकास। ये मोंटार्गियो कहाँ पे अवेलेबल है? बलांकार जो है यूरोप के साउथ में अवेलेबल है, वहाँ पे अवेलेबल है। ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? अल्बीना। साउथ में बात करते हैं तो अल्बीना से शेयर करता है, बोजानिया से। और उसके बाद हम नॉर्थ वेस्ट में बात करते हो बोजानिया, हेरजोविना। और नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो साइबेरिया से, और कोसवो ईस्ट में, राइट। ये बॉर्डर और किससे शेयर करता है? जो हमारा ये एडियाट्रिक सी है साउथ वेस्ट में, और कोर्सियो वेस्ट में। तो ये चीज़ें आपका कंप्लीट ध्यान रखना, एक बार आप इसका नज़र मार लेना और आप नोट भी कर सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। और अभी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन कोई गलत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।